फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रीलिम्स पार में। तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक से कनेक्ट होता है। ये टॉपिक कौन सा हमारा? ये टॉपिक हमारा रॉक्स या चट्टानें। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं देखते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए। जो रॉक्स है हम इसे पढ़ेंगे वैसे सेम जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं। इसको हम कैसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। ठीक, इसके बाद इसका जो वर्गीकरण या प्रकार है वो हम समझेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे इसके बहुआयामी महत्व। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में जाना है, थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं है ना मेरी इसमें लिखने की, इसी थोड़ी खराब आ रही, देखते देखते बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है, कोशिश करूंगा अच्छी करने की। चलिए ठीक है, हम कुछ रॉक्स में क्या पढ़ना है, इन 3 डायमेंशन में देखना हमको, एक परिचय देखना है इसका या इंट्रो देखना है इसका हमको, जिसे हम इंट्रो कह सकते हैं। फिर हम इसे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर हम इसे बहुआयामी महत्व को देखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रॉक्स का, हम देख लेते हैं पहले इसका परिचय। देखिए, परिचय को हम समझते हैं तो क्या होता है रॉक्स। अगर यदि कोई बोले चट्टान है तो क्या है ये चट्टान है? तो विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण क्या कहलाता है? चट्टान। समझ में आया क्या? विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है चट्टान। अब आप समझिए, अगर यदि मुझे चट्टान के बारे में पता होगा, है ना, या जैसे कि इसका परिभाषा क्या लिखी है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है। खनिजों का मिश्रण है। अगर यदि मुझे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में खनिजों के बारे में पता चलेगा कि इस वाले क्षेत्र में ये वाला खनिज प्राप्त होता है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप वहां पर उससे रिलेटेड उद्योग स्थापित कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पूरा देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं चट्टान में समझने के लिए। चलिए, एक तो आप समझ होंगे, अगर यदि आपको सीधा बोले चट्टान क्या है तो आप सीधा बोल सकते हो विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है चट्टान। या इसके अलावा और अच्छी परिभाषा अगर यदि कोई बोले, या आपको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में ज्यादा लिखना है तो इसको ले सकते हैं, या आप लिखिएगा कि भूपटल पर, अब आप ये सारे वर्ड से अवगत होंगे ना, भूपटल मतलब क्या है ना, भूपटल पर प्राप्त होने वाले वे सभी पदार्थ जो धात्विक नहीं या धातुएं नहीं है, जो धातुएं या आधात्विक हैं, चट्टानें कहलाती हैं। चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चट्टानें क्या है? विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण या वे सभी पदार्थ जो धातुएं नहीं है या आधात्विक हैं, वो चट्टानें कहलाती हैं। इसके अलावा अब हम देखें, चट्टानें कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे चट्टानें बहुत मुलायम से होते हुए बहुत कठोर हो सकती हैं। जैसे कि अब आप बोलेंगे मुलायम कह रहे हो, कठोर कह रहे हो, कोई एग्जांपल है इसका? तो हाँ, एग्जांपल है भाई इसका। देखिए, मैं लिखता हूँ, जो चट्टान है हमारी मुलायम से कठोर सभी, मुलायम से, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, इसको मैं फिर से देता हूँ। जो चट्टाने हैं वो मुलायम से कठोर हो सकती हैं। मुलायम से कठोर हो सकती का मतलब हुआ कि मुलायम जैसे क्ले या मिट्टी। हम देखते हैं ना, क्ले की चट्टान है मतलब वो मुलायम चट्टान हो गई। या हम देखेंगे कठोर, कठोर में हम ग्रेनाइट की चट्टानें देख सकते हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें। इसके अलावा आप देखेंगे जो चट्टानें होती है ना, वो सामान्यतः खनिजों का मिश्रण होती है, लेकिन कई कई चट्टानें ऐसी होती हैं जो केवल एक खनिज से बनी होती है। इसका एग्जांपल एक खनिज से वाली, जैसे आप देख सकते हो संगमरमर, है ना, संगमरमर हो गया आपका, संगमर संगमरमर, चूना पत्थर,
ठीक है ना। इस टाइप की जो चट्टानें होती हैं ये केवल एक ही खनिज की होती हैं, एक ही खनिज से निर्मित चट्टानें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि 3 से 4 खनिजों के मिश्रण से भी कई चट्टानें निर्मित होती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कि जो हमारा क्वार्ट्ज हो गया, है ना, क्वार्ट्ज है, आपका स्फटिक है, क्वार्ट्ज या क्वार्ट्ज को स्फटिक कह देते हैं। ग्रेनाइट की जो चट्टानें है ना, क्वार्ट्ज या स्फटिक, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की ग्रेनाइट की चट्टानें हो गई, फेल्सपार, फेल्सपार और अभ्रक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका निर्माण 3 से 4 खनिजों से मिलकर होता है। इसके अलावा अगर यदि आप देखोगे तो जो आपका कुछ ऐसी भी चट्टानें होती हैं जो बहुत जटिल मिश्रण होता है, जिनका मतलब धातु और अधातु, धातु और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का मिश्रण होते हैं। अब उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, उसमें आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे, उसमें आपको एग्जाम्पल देखने मिल जाएंगे आपके एल्यूमिना, कॉग्लोमेरिट, लिमोनाइट, ये सारी जो चट्टानें हैं ना, कौन कौन सी, एल्यूमिना, कॉग्लोमेरिट और लिमोनाइट, ये सारी चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो 3 से 4 खनिजों के जटिल मिश्रण से बनती हैं, जिसमें धातुएं और अधातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर यदि हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी चट्टानों में या कौन पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में कौन कौन से खनिज होते हैं, तो वर्तमान में जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने लगभग 2000 से अधिक, कितनी, 2000 से अधिक चट्टानों या खनिजों की जानकारी प्राप्त कर ली है। लेकिन लेकिन उसमें भी जो 24 खनिज है, 24 खनिज है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो 24 खनिज है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं खनिजों को, इन्हीं 24 खनिजों को क्या कहा जाता है, चट्टान निर्माता, एक सेकंड ना, उन खनिजों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है चट्टान निर्माता खनिज। किन्हें, ये जो 24 खनिज प्राप्त होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उन 24 खनिजों को चट्टान निर्माता क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जितनी भी मैंने चीजें बताई ना, उससे हर प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें हैं जो केवल एक ही खनिज से बनती है, उसमें ऑप्शन रहेंगे आपके, संगमरमर है, चूना पत्थर है, तो और एक और आपको ग्रेनाइट दे देगा। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि हाँ, संगमरमर और चूना पत्थर, जैसे ऑप्शन 1 2 केवल एक, केवल दो, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए संगमरमर और चूना पत्थर है वो एक ही प्रकार के खनिजों से निर्मित चट्टान है, जबकि जो ग्रेनाइट थी वो 3 से 4 प्रकार के खनिजों से निर्मित चट्टान थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर पूछ सकता है वो आपसे कि बताइए आप निम्नलिखित में से कौन है जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के खनिजों का मिश्रण है, तो वो भी आप बता सकते हैं। कौन कौन से थे, लिमोनाइट था, कॉग्लोमेरिट था, एल्यूमिना था। तो ये सारी चीजें किससे हो गई, धातु और अधातु के जटिल मिश्रण से बनती है। ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में आपसे क्या पूछ सकता है कि चट्टान निर्माता खनिज कितने प्रकार के, तो जो 24 प्रकार के, जो 24 खनिज हैं, प्रकार नहीं सॉरी 24 खनिज हैं, वो चट्टान निर्माता खनिज के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो क्या हमें सारे 24 खनिजों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं। इन 24 में से भी छह छह इन 24 में से भी देखिएगा, जो 6 प्रकार के खनिज है ना, खनिज ही प्रधानता में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रधानता में पाए जाते हैं। अब ये 6 आपको याद होने चाहिए। 6 कौन कौन से हैं, ये 6 हैं हमारे, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायराइसिन, इसके अलावा एम्फी बोल्स, एम्फीबोल्स, इसके अलावा अभ्रक और ओलिवीन। तो ये जो 6 हैं, कौन कौन से, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायराइसिन, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिवीन, ये जो 6 प्रकार के खनिज हैं, ये इंपॉर्टेंट खनिजों में या जो प्रधानता जिनकी कहते हैं, मतलब अधिकता जिनकी है, इन 6 खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। अभी हमने कैसे देखा चट्टान क्या होती है,
उसमें से भी चट्टान में हमने देखा कि कई एक जैसे खनिजों का मिश्रण है, तो भैया कोई एक खनिज से बनी है, कई 2-3 से बनी है, फिर उसके बाद धातु या धातु दोनों से बनी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि खनिजों में भूपर्वटी का निर्माण किनसे होता है, फिर चट्टान निर्माता खनिज किनको कहते हैं, फिर उसमें से जो 6 खनिज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देखिए। अब इसमें आप देखिएगा कुछ चट्टान के निर्माणकारी खनिज होते हैं, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड हमने पकड़ा था वहां पे कि चट्टान खनिजों का मिश्रण है ना? तो हमें खनिजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो हम चीजों को देख पाएंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि देखिए समझिएगा, अब हम देख रहे हैं चट्टान निर्माणकारी खनिज, चट्टानों के जो निर्माण अरे सॉरी चट्टानों के निर्माणकारी खनिजों में देखिएगा किस किसकी प्रधानता होती है, सिलिकेट, ठीक है। सिलिकेट के अलावा ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद में कार्बोनेट। तो चट्टानों के निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट सर्वप्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। उसमें अब हम देखेंगे सिलिकेट में क्या आता है। तो सिलिकेट में देखिएगा, सिलिकेट में हम देख सकते हैं किसे, फेल्सपार, आपने भी देखा ना, फेल्सपार, फेल्सपार, अभ्रक हो गया, ये सिलिकेट में आते हैं, ठीक है। फिर हम ऑक्साइड में देखेंगे, अगर ये ऑक्साइड में देखें तो किसे देखेंगे हम, हेमेटाइड हो गया, हेमेटाइड, हेमेटाइड के अलावा मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइट और कार्टूज। इसके अलावा हम देखें कार्बोनेट में, तो कार्बोनेट में हमें देखने मिलता है कैल्साइट और डोलोमाइट। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझ के चलना पड़ेगा और कुछ चीजें याद ही करना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो इसमें आपको कंसेप्ट क्या समझ में आपको आएगा। इसमें कोई कंसेप्ट तो था नहीं कि मैं आप कुछ कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट आगे आएगा जब हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तो इसमें कंसेप्ट आएंगे। यहाँ पे आपको सीधा सीधा फैक्ट है, हमने खनिजों के बारे में देखा, कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से खनिज की किसमें प्रधानता होती है, सिलिकेट में किसे लेंगे हम, ऑक्साइड में किसे लेंगे और कार्बोनेट में किसे लेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। सिलिकेट में फेल्सपार, अभ्रक, ऑक्साइड में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और कार्टूज। इसके अलावा कार्बोनेट में कैल्साइट, डोलोमाइट। अगर यदि हम इसका क्रम देखें, कभी हो सकता है कि क्रम पूछ सकते हैं, तो हम क्रम देखेंगे तो क्रम इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा सिलिकेट, दूसरे नंबर पे आएगा ऑक्साइड और तीसरे नंबर पर आएगा कार्बन। मतलब जब चट्टानों के निर्माणकारी खनिजों की बात होगी तो उसमें सबसे पहले प्रधानता होगी सिलिकेट की, उसके बाद आएगी ऑक्साइड की और उसके बाद आएगी कार्बोनेट की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे का जो चीज है ये हमने पहले भी देख चुके हैं। अगर यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। क्योंकि देखिए पुरानी क्लासेस में ये चीजें जो आने वाली क्लासेस में होंगी, आधे से ज्यादा चीजें पीछे पीछे होते जाएंगी वो, है ना। सारी चीजें हम कवर करते हुए चलते आ रहे हैं। जैसे कि हमें पहले क्या पढ़ चुका है, हम ये देखेंगे कि भूपर्वटी में लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, है ना। कितने हैं, 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब उन तत्वों में भी 8 तत्वों की ही प्रमुखता पाई जाती है। ठीक है, अब ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर यदि आपने नहीं देखा होगा, आपको याद नहीं आया होगा, मैंने लिस्ट उसमें लगा दी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था पूरी पृथ्वी में कौन कौन से तत्व हैं प्रमुखता के रूप में, और भूप्रकृति में कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको याद दिला दूं तो पृथ्वी में पहले नंबर पे रहेगा अर्थ में ना, ये मैं अर्थ की बात करूँ, पहले नंबर पे रहेगा यहाँ लोहा या आयरन। और जबकि यहाँ पर जब हम इसकी क्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे रहेगा ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है आप इसको देख लीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा। और यदि आपको लिखने के लिए आ जाए तो अब आप लिख सकते हैं आराम से। चट्टान के बारे में इंट्रोडक्शन में आपके पास इतना मटेरियल है कि आप बहुत आराम से उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण देखते हैं हम इसका, वर्गीकरण।
या देखिए क्या है ना, ये भी इसमें हैबिट नहीं है लिखने की, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, कोई नहीं, लेकिन आ जाएगी। वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण में अब आप देखिए क्या है, 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें से कौन कौन सी है? सबसे पहले आएगी आपकी आग्नेय चट्टानें, दूसरे नंबर पर आएगी आपकी कौन सी, बताइए, अगर जिन्हें पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, आया आपको समझ में? अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें या इसी हम कहते हैं इग्नस रॉक कहते हैं इसी को, फिर अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और रूपांतरित चट्टानें मतलब मेटा ऐसे कुछ कहते हैं इसको, रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों चट्टानों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम सबसे पहले आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान जैसे क्या कहते हैं हम? इग्नस रॉक्स, इग्नस रॉक्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, इग्नस का मीन्स होता है आग, इग्नस का मीन्स होता है आग या अग्नि, और रॉक्स का मीन्स होता है चट्टानें। ठीक है, तो इग्नस रॉक को आप समझने के लिए देखिए कि सबसे पहले इसमें आप देखेंगे क्या, आपने ये तो देखा ही है ना, क्या देखा है आपने? इग्नस रॉक में आपने ये डायग्राम से आप परिचित हैं, है ना? डायग्राम था ये, तो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है हमारा? ये क्षेत्र हमारा कहलाता है दुर्बल मंडल क्षेत्र या लो वेलोसिटी जोन, है ना, जहाँ पर मैग्मा होता है। तो इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण ऐसे होगा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ऐसे होता है जब ये जो लावा है इसकी तीव्रता इतनी हो जाए कि ये इनको पार करते हुए यहाँ पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हो, है ना। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आएंगी, और इसी के ठंडा होने पर, इसी के शीतलीकरण पर, शीतलीकरण होने से क्या होगा? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा, है ना। आपको इससे क्या समझ में आया? आग्नेय चट्टानों का निर्माण गर्म तप्त मैग्मा के शीतलीकरण होने से होता है। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होगा? इसका निर्माण उन सभी जगह होगा जहां जहां ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया? आग्नेय चट्टानों का निर्माण गर्म तत्व मैग्मा के शीतलीकरण और उसके बाद होने वाले जमाव से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति हमें वहां देखने को मिलती है जहां ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, इन चट्टानों को अगर यदि हम इसकी एक एक करके वो लिखें, विशेषता लिखें, तो इन चट्टानों को क्या कहते हैं? इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अब प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है? यहाँ था कंसेप्ट। प्राथमिक चट्टान इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के गर्भ से सबसे पहले जब लावा निकला, है ना, पृथ्वी के गर्भ से निकला और सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है? इन्हीं का निर्माण हो रहा है, और इन्हीं के बाद अन्य दूसरी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। साथ ही साथ प्राथमिक चट्टानों के साथ में इन्हें हम पैतृक चट्टानें भी कहते हैं, पैतृक चट्टानें या आधार चट्टानें भी इन्हें ही कहा जाता है। समझ में आया क्यों कहा जाएगा? प्राथमिक चट्टानें कह लो, पैतृक चट्टानें कह लो, आधार चट्टानें कह लो, इसलिए कहा जाता है कि निर्माण क्रम में सबसे पहले निर्माण आग्नेय चट्टानों का ही होता है, इग्नेस रॉक का ही निर्माण सबसे पहले होता है, जिसके चलते इनके, अभी हम आगे देखेंगे कि जो दूसरी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इसी के अपक्षय अपरदन या इसमें होने वाले किसी प्रकार के भौतिक विघटन, रासायनिक विघटन के उपरांत उनका निर्माण होता है। तो इन्हीं के कारण तो उनका निर्माण हुआ है,
इसलिए इन्हें पैतृक चट्टानें या आधार चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसके आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर से इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।